अन्यथा चीन हमारे पूर्वोत्तर पे आ जाएगा। नहीं अमीश जी, एक लाइन और बता दूं, और इस बात का उल्लेख उस समय अमेरिका में जो भारत के राजदूत थे बीके नेहरू, जो स्वयं जवाहरलाल नेहरू जी के सगे भतीजे थे, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, उन्होंने ये लिखा। लेकिन सुधांशु जी आप भी भरी, आपके नेता भी, इतना कष्ट हो रहा था, आपके हाउस के लीडर भी भरी संसद में कह देते हैं अबोध बालक। जेपी नड्डा ने अबोध बालक कहा और आपने सदन के अंदर, आपने सदन में उसको डिफेंड किया अबोध बालक को। अबोध बालक बोला उन्होंने राहुल गांधी को। देखिए ऐसा हुआ था कि जब हमारे माननीय नड्डा जी ने, हेलो अमीश जी मैं थोड़ा बोलूं क्योंकि इन्होंने बात की है 1962 चाइना वार के बारे। हाँ बोलिए जी। अमीश जी मैं ये कहना चाहता हूं, मैं इनकी बहुत कद्र करता हूं, बहुत सुधांशु जी का मैं बहुत कद्र करता हूं। मैं एक बात कहना चाहूं, उन्होंने 1962 चाइना वार के बात की। मैं एक बताऊं, उस समय वाजपेयी जी जनसंघ के 4 मेंबर थे, चाइना का वॉर चल रहा था और नेहरू जी ने उसका बाद भी यहां पर बहस कराया। यह संसद की परंपरा होती है, यह लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन यहां तो जवाब से भी लोग बांध रहे हैं। यह इतना डर किस चीज का? सवाल से डर, डरवरे जी से डर, या फिर किस चीज से डर, या सच से डर? यह बात, यही तो खूबसूरती है संसद की, यही तो खूबसूरती है। और नियम बहस के लिए होती है, नियम बहस रोकने के लिए नहीं होता। बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से, कांग्रेस अबोध बालक, जिस तरह से सदन में जेपी नड्डा ने अबोध बालक की संज्ञा दी, उस पे कांग्रेस बेहद नाराज है। और निश्चित तौर पर सुधांशु त्रिवेदी ने जिस तरह से अबोध बालक को डिफेंड किया, कांग्रेस ने उसमें बड़ी नाराजगी जताई है। अबोध बालक जैसे शब्द सदन में नहीं आने चाहिए। सीधे तौर पर सुधांशु त्रिवेदी, कांग्रेस नाराज है आपसे और जेपी नड्डा से, किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? हाँ मैं बताना चाहता हूं, देखिए बड़ी सिंपल सी बात है। देखिए बाल बुद्धि शब्द को असंसदीय कह दिया गया, तो अबोध का मैंने बाकायदा व्याकरण सम्मत उत्तर दिया सदन के पटल पे। बोध का अर्थ होता है ज्ञान होना, नॉलेज, और उसमें आप प्रत्यय लगा दे तो जिसको ज्ञान नहीं है, तो जिसको ज्ञान नहीं है वो अबोध हुआ। और उस अबोध होने का प्रमाण क्या था कि जिसे यह ना पता हो कि मीडिया रिपोर्ट सब 55 साल के हैं बालक, क्यों कह रहे हैं? ये ना पता हो कि सब्सटेंस क्या माना जाता है। आप सुनिए पूरी बात बता रहे हैं। और मैंने क्यों वो भी बोला, बालक भी क्यों बोला, जो नड्डा जी ने बोला, मैंने क्या कहा, ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। कोई ये कह दे कि मैं सारा ज्ञानी हो गया हूं तो वो मूर्ख है। ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती और अज्ञान की कोई उम्र नहीं होती। जरूरी नहीं कि अज्ञानी बालक ही होगा, आदमी बहुत उम्र दराज होकर भी अज्ञानी हो सकता है, क्योंकि अज्ञान की कोई आयु नहीं होती, ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। बाकी दर्शक अपने आप तय कर सकते हैं कि कौन किस आयु में खड़े होकर सुखदेव भगत जी वह या किस उम्र की समझ रखता है। सुखदेव भगत जी, मैंने कहा, मैं उनके राजनीतिक संस्कार पे मैं कुछ नहीं बोलूंगा किस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि यहां पर तक्षशिला को लोग बिहार में ले आते हैं, 650 करोड़ की जनसंख्या भारत की बतला देते हैं। अबोध बालक पर आप क्या कहते हैं? क्या वो टिप्पणी गलत थी? और बैठा देते हैं। मैं याद दिला रहा हूं, मैं याद दिला रहा हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी कैसे कैसे शब्द का प्रयोग किए हैं, उनकी जानकारी क्या थी मैं बता दो। तो वो जब बादल हो जाता है रडार के बारे में बता देते हैं, नाली से गैस निकाल देते हैं, ये भी मैं बता देता हूं। नहीं, पर अबोध बालक आपको लगता है, आप कांग्रेस की नाराजगी है, क्या आपको लगता है यह शब्द उचित नहीं था? क्या उन्हें लगता है कि बहुत अच्छे शब्द का प्रयोग उन्होंने किया है? क्या राजनीतिक संस्कार ये कहते हैं क्या? मुझे लगता है, मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अपनी राजनीतिक मर्यादा भी समझती है, राजनीतिक बातों को भी जानती है। मैं इसलिए कह रहा हूं लगातार, क्या मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं, हेमंत बिस्वा शर्मा जी अगर कह सकते, इनके मुख्यमंत्री कह सकते हैं मुस्लिम हो से इतना तंग करो, 4 रुपये दो, 5 रुपया भाड़ा बनता है। अगर कोई जातिगत बातें करके है तो ये तो उनके संवैधानिक पद पर रहने वाले संविधान के उनके लोग, अगर तो आपके एक सिटिंग सीएम ने बोला है कांग्रेस मुसलमानों के लिए है और मुसलमान कांग्रेस के लिए है, रेवंत रेड्डी ने। ओके, हाँ देखिए सुखदेव जी, हेमंता विश्व शर्मा जी ने कहा कि मियां मुसलमान आसाम में उन मुसलमानों को कहते हैं जो पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हैं। अब आपका दिल धड़कता है उनके लिए तो बड़ी गंभीरता की बात है। क्यों? वो स्वाभाविक है।
आप सबसे बड़ी जीत 2024 में कहां पाए थे? असम की धुबरी सीट पे आपके रकीबुल हसन 10,25,000 से जीते थे, और धुबरी बरपेटा का इलाका वो है असम का इलाका जहां सबसे भारी डेमोग्राफिक परिवर्तन हुआ है। आप दिल खंडित करके कुछ लोगों के लिए धड़कता है। अपने टर्न पे बोले। आपके दिल धड़कने के मैं प्रमाण देता हूं, सब प्रमाण। पहली बात, आप सबसे बड़ी जीत कहां से पाते हैं, किस जगह पाते हैं? वो सीट जहां पर की बांग्लादेशी घुसपैठियों की वजह से सबसे बड़ा जनसंख्या का परिवर्तन हुआ, उस धुबरी सीट पे आप 10,25,000 से जीतते हैं। दूसरा, आपने हरियाणा में सबसे बड़ी जीत कहां पाई? ममन खां 98,000 से जीते, हुड्डा जी 70,000 से जीते, ममन खां 80,000 से जीते। और आपका दिल क्या धड़कता है? जब सत्ता में रहते हैं तो मुस्लिम शुड हैव फर्स्ट राइट ओवर द नेशनल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, मनमोहन सिंह कहते हैं। और जब राज्य की सत्ता में आ जाते हैं तो रेवंत रेड्डी कहते हैं कांग्रेस मतलब मुसलमान, मुसलमान मतलब कांग्रेस, कांग्रेस की ताकत मुसलमान, मुसलमान की ताकत कांग्रेस। उसके बाद आप कहते हैं आप सबकी बात कर रहे हैं। मुझे लगता है देश की जनता को पुनः अबोध नहीं समझना चाहिए। देश की जनता का बोधगम्य बहुत उत्तम स्तर का है, देश की जनता का बोध बहुत उत्तम स्तर का है महोदय। इसलिए आप ये मत समझिए कि इस रंग की बातों से, इसीलिए मैं, और आपको एक और बात कह दूं अमित जी, आज प्रधानमंत्री जी ने यह बात कही कि मोदी की कब्र ये क्यों खोदना चाहते थे। उन्होंने बहुत से कारण गिनाए कि पूर्वोत्तर में जो गोली और बंदूक का दौर था वहां से शांति और विकास का दौर आ गया, इसलिए मोदी की कब्र खोदनी थी, धारा 370 वगैरह वगैरह। मगर एक बात मैं पुनः कह दूं, आपके टीवी शो पे मैं कह भी चुका हूं, मोदी जी को गाली देने में भी भाई साहब आप लोगों की दाद देनी पड़ेगी, तारीफ करनी पड़ेगी कि आप लोग अपने वोट बैंक का पूरा ध्यान रखते हैं। आपने ये कहा कि मोदी की कब्र खुदेगी, जबकि हिंदू धर्म में कब्र नहीं खुदती है, भस्म होते हैं। हिंदू धर्म में कहा जाता है किसी को नाराज हो जाओगे, जाओ भस्म हो जाओगे, मगर यह नहीं कहा कि मोदी भस्म हो जाएंगे। मोदी की कब्र खुदेगी, हिंदुत्व की कब्र खुदेगी। साहब ये मानना पड़ेगा कि मोदी जी के प्रति नफरत के समय भी तराजू में तौल के बयान देते हैं कि आपके वोट बैंक को अच्छा लगे। ओके, देखिए सुधांशु जी काफी ज्ञानी पुरुष हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है, लेकिन वह हिंदी में एक शब्द आता है, शब्दार्थ और भावार्थ। कब्र खुदेगी वाली बात में एक राजनीतिक रूप से अगर किन्हीं का पराभव होता है तो ये भावार्थ था, ये शब्दार्थ नहीं था। लेकिन अगर मैं समझता हूं कि ये अगर भस्म और कब्र में भी बांट रहे हैं तो मैं समझता हूं कि ये तो कहीं किसी भी चीजों को कैसे या तो किसी जाति में बांट सकते हैं, कैसे हिंदू मुस्लिम बांट सकते हैं। मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी सुधांशु जी से बेहतर कौन समझ सकता है। यही 80-20 के बाद भी यही करते थे, कपड़े से पहचाना जो यही करते थे। मैं तो आज भी करूंगा, जो भारत वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं उसमें ये इस प्रकार डिवीजन की बात करते हैं। भगत साहब, सुखदेव भगत जी, लेकिन मोदी की कब्र खोदनी क्यों है? मैं सुन रहा हूं। रवनीत बिट्टू को गद्दार कहना ही क्यों है? ये मतलब रवनीत बिट्टू को गद्दार कहा, वीडियो में कैच हुआ। मोदी की कब्र खुदेगी एक बार ही नहीं, कई बार हो चुका है। मतलब कब्र खोदनी क्यों है मोदी की? मोदी चुनाव आपसे, मोदी को आप चुनाव हराए अलग बात है,